तो फ्रेंड, इस पोस्ट में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंस हो। एक्चुअल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सोर्सों के आधार पर किया जाता है, जैसे भूकंपी तरंगों, घनत्व, प्रेशर, टेम्परेचर जैसे अप्रत्यक्ष प्रमाणों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर की गहराई तक पहुंचना संभव नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी से कुछ ही किलोमीटर की गहराई तक हम अध्ययन कर सके अभी तक। जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। आर्कटिक महासागर में एक कोला क्षेत्र है जो 12 किलोमीटर की गहराई तक वहाँ पे ड्रिल किया जा चुका है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। और ये हम लोग जानते हैं कि मैरियाना ट्रंच जो प्रशांत महासागर में लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो यहाँ पे कि अब जब इतनी गहराई पर जाते हैं हम लोग, तो तापमान में परिवर्तन काफ़ी होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। और क्रस्ट से कोर की तरफ प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। फिर भी यह आश्चर्य से कम नहीं है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे वैज्ञानिकों ने हमें यह बताने में सक्षम हुआ है कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और कितनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसे में भूगर्भ वैज्ञानिक कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाणों के सहारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाए हैं। जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्स है उसमें डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उल्कापात होते हैं और भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी है। विद्वानों ने इन्हीं प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के मत दिए हैं। अब पहली जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है डेंसिटी। संपूर्ण पृथ्वी जो अर्थ है हमारा, उसका एवरेज डेंसिटी है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि भूपर पट्टी जो क्रस्ट है का घनत्व लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के क्रूड जो अंतरतम भाग है का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है, जो जल की घनत्व डेंसिटी से 7 से 8 गुना अधिक है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के क्रूड का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। अब जो सेकंड इनडायरेक्ट सोर्स है वो है प्रेशर। कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टान के भार और दबाव का रेफरेंस लिया जा सकता है। प्रेशर के इंक्रीज होने से डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज होती है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक लिमिट होती है, जिससे अधिक उसका डेंसिटी नहीं हो सकता, चाहे प्रेशर कितना हो भी अधिक क्यों ना हो जाए। इसका मतलब है कि आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी होगी। थर्ड जो सोर्स है वो है टेम्परेचर। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की यह वृद्धि एक समान नहीं रहती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस और इसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता रहता है, जो तापीय कन्वेंशन तरंग जो संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी है के द्वारा और भी स्पष्ट हो गया है। अब आता है भूकंप विज्ञान का साथ। जो सिस्मोलॉजी भूकंप में 3 टाइप की वेव्स जो होती है क्रिएट होती है। एक जो बोलते हैं पी तरंग, दूसरी होती है यस तरंग और तीसरी होती है यल तरंग। भूकंपी तरंगे ये 3 तरह की होती है।
जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है। पी तरंग, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जो माध्य अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के संचरण के दिशा के पैरेलल समांतर कंपन करते हैं। ये तरंगे सबसे तेज चलती है और सभी प्रकार के माध्यमों, ठोस, तरल, गैस में ये संचरित होती है। अब पी तरंगों का एक आपको एग्जाम्पल्स दें जो अनुदैर्घ्य तरंग है, वो है केचुए की गति। जो केचुए की गति है वो एक्चुअल में पी तरंगों की तरह से ही होती है। दूसरी है यस तरंगे, जिसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स होती है, और हमारी लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव है। और अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत कंपन कहते हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि केवल ठोसों में ही संचरित हो सकती है, जबकि और ये पी तरंगों की तुलना में धीमी होती है। इसकी गति धीमी होती है, यानी पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती है, और जो हमारी यस तरंग है वो सिर्फ जो होती है ठोसों में ही संचरित होती है। अभी यस तरंग जिसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, एक सिंपल बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल्स है। ऊँट पर आप बैठे हो और ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट जब चलता है आगे की तरफ, तो उस पर बैठा हुआ आदमी जो होता है, ऊँट की संचरण जिधर ऊँट चलेगा उसके लंबवत कंपन करता है। तो ये द्वितीय तरंग का एक एग्जाम्पल्स हो जाएगा यस तरंग का। और तीसरी तरंग है यल तरंगे, जिसको लंबी तरंगे कहते हैं। यह सतही तरंगे होती है, लैंड पर ही संचरित होती है, जो सतह के साथ चलती है, और इनका वेग सबसे कम होता है। तरंगे भूकंप के दौरान सबसे अधिक घातक साबित होती है। भूकंपी तरंगे भूकंप केंद्र से उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की चट्टानों और माध्यमों के माध्यम से यात्रा करती है, जिनकी इनकी गति और दिशा प्रभावित देती है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और भूकंप के प्रभावों को समझते हैं। जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो पांचवा उल्का पिंडों से प्राप्त साध। उल्का पिंड वे ठोस संरचनाएं होती है जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है, और आंतरिक भाग जो होता है वो क्या कहते हैं, ओपन हो जाता है। उनके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाली भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अनुमान लगाया जाता है। पृथ्वी का रासायनिक संगठन और विभिन्न परतें क्या हैं। एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया। पहला मंडल है जिसको बोला जाता है क्रस्ट, भूपर्पट्टी। अब IUGG ने इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी है। यद्यपि अन्य जो स्रोत है इसकी मोटाई को 100 किलोमीटर तक बताया गया। अन्य स्रोतों में भूकंपी लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पट्टी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो अपर क्रस्ट है और फिर लोअर क्रस्ट है। IUGG के अनुसार क्रस्ट की ऊपरी भाग में पी लहर, जो प्राथमिक तरंगे होती है, वेव्स होती है, उसकी गति 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड और निचले भाग में 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऊपरी क्रस्ट का औसत डेंसिटी जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और निचली क्रस्ट की डेंसिटी इससे ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर के कारण जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज करेगी। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी एक डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न हो जाती है। यह डेंसिटी का है, घनत्व संबंधित डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ऊपरी परत जो है उसकी डेंसिटी कम है और निचली परत की डेंसिटी अधिक है। तो जो घनत्व संबंधित डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, इसलिए इसे सियाल परत भी कहा जाता है। यह भी आप नोट करेंगे
कि क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए सियाल एस आई का मतलब सिलिका, ए एल का मतलब एल्युमिनियम, तो सिलिका और एल्युमिनियम से है। दूसरा है पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, डिवीजन है, वो है मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है और यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट और ऊपरी मंडल के मध्य एक डिसकंटिन्यूटी का निर्माण होता है जो चट्टानों के घनत्व परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पे डेंसिटी परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज जो होता है एक रूसी वैज्ञानिक थे ए मोहरोविकिक ने की थी, इसलिए इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का जो वॉल्यूम है, वो पृथ्वी जो अर्थ है उसके कुल आयतन का 83% और जो मास है वो 68% है। यानी मेंटल ही अर्थ का ज़्यादा भाग बना हुआ है। वॉल्यूम जो होता है 83% और जो मास है वो 68% है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। सीमा का एस आई का मतलब सिलिका और एम ये का मतलब मैग्नीशियम, तो ये आपको एम जी सीमा, एम ए मैग्नीशियम यहाँ पे शो कर रहा है। अब मेंटल को भी भूकंपी लहरों की गति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है से लेकर 200 किलोमीटर तक, और 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। ऊपरी मंडल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपी लहरों की गति मंद यानी 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड पड़ जाती है, मंद हो जाती है। इसलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल, आपको ये ध्यान रखना है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसको कहा जाता है, तो आप ये बात ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी एक डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है जिसको रेपेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग का दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। यानी ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी के मैग्मा की आपूर्ति करता है। यानी दुर्बलता मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें मैग्मा जो निकलता है उसकी आपूर्ति करता है। दुर्बलता मंडल को पर स्थल मंडल उत्प्लावित तैर रहा है क्योंकि दुर्बलता मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर तक प्राप्त होता है। इसे निम्न गति का क्षेत्र भी कहते हैं। ये कहलाता है लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। यहाँ भूकंपी तरंगे में मंदन उत्पन्न हो जाता है, डीएसलेशन होता है या जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, इसमें रिटार्डेशन हो जाता है। अब जो लास्ट का क्रोड है, निचले मेंटल के आधार पर तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता और यह बढ़कर 11.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसे एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है और इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ये जितने भी असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी है वो सब घनत्व के कारण ही उत्पन्न हो रही है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रूड कहा जाता है। हम लोग को मालूम है कि जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। जनरली 6400 किलोमीटर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल है 6371 किलोमीटर। इसे भी 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 किलोमीटर से 6371। इन्हें क्रमशः बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम यानी एक्सटर्नल क्रोड बोलते हैं, इंटरनल क्रोड। इनके बीच पाई जाने वाली एक डेंसिटी संबंधी डिसकंटिन्यूटी है जिसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रोड में
सबसे ऊपरी भाग में घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पर 12 से 13 और सबसे आंतरिक भाग में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इस प्रकार क्रूड का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुने से भी अधिक होता है। बाह्य अंतरतम में यस तरंग, जो बाह्य अंतरतम है उसमें यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, अतः ये तरल अवस्था में है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 3 तरह की तरंगे होती है और यस तरंगे जो होती है वो केवल जो होता है ठोसों में ही संचरित होती है। तो इसमें जो बाह्य अंतरतम है उसमें तरल अवस्था में है, इस कारण से यहाँ पे यस तरंगे नहीं पहुँच पाती है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। अत्यधिक तापमान के कारण क्रूड को पिघली हुई अवस्था के में रहना चाहिए, किंतु अधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रूड का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। क्रूड के आंतरिक भाग में अद्यप सिलिकॉन की कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्यतः निकिल और लोहा से हुआ है, अतः इसे नीफे परत भी कहते हैं। Ni का मतलब निकिल और Fe का मतलब है आयरन। इस प्रकार बाय क्रूड में सिलिकॉन की मात्रा 20% और लोहे और निकल की मात्रा जो होती है 80% होती है। आई होप ये टॉपिक जीएस पर्पज के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।